गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 14, है ना। अभी तक हम 13 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 14वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 15। और उदाहरण नंबर 15 को समझने के बाद आज हम टिप्पणी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 15। किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया है ना। उदाहरण नंबर 15 क्या कहता है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और उसने एक निर्माण कार्य का, जो बिल्डिंग वगैरह नहीं बनते है ना, कोई भी निर्माण कार्य का ठेका लिया हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है ना। अब उसने निर्माण कार्य का ठेका लिया है, लेकिन वहां पर हड़ताल होने की जो प्रायिकता है ना, जो वर्कर्स वगैरह हैं, जो लेबर्स वगैरह हैं, वो हड़ताल कर सकते हैं ना, वहाँ काम करने वाले लोग हड़ताल कर सकते हैं। तो हड़ताल होने की प्रायिकता कितनी है? 0.65 है। और हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.80 तथा 0.32 है। क्या बोल रहा है, देखो। एक किसी व्यक्ति ने निर्माण कार्य का ठेका लिया है ना, कॉन्ट्रैक्ट लिया, और वहां पे जो वर्कर्स हैं, है ना, जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो हड़ताल कर सकते हैं, है ना। तो हड़ताल होने की प्रायिकता कितनी है? 0.65 है। और हड़ताल ना होने की, है ना, हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की, है ना। अब या तो हड़ताल हो या ना हो, इन दोनों ही स्थितियों में जो निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता कितनी है? हड़ताल ना होने पर है 0.80, और हड़ताल होने पर, है ना, कम हो जाएगी तो कितनी हुई? 0.32 है। निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। है ना, हमें क्या ज्ञात करना है? निर्माण कार्य के, है ना, जो कार्य है उसकी समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, है ना। हमें अभी तक क्या पता है कि एक निर्माण कार्य का किसी व्यक्ति ने ठेका लिया, है ना, और वहां पर हड़ताल होने की प्रायिकता है 0.65, और हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य की समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 0.80 तथा 0.32 है। और निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए फिर इसका हल देखते हैं। मान लीजिए कि निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की घटना को ए और हड़ताल होने की घटना को बी द्वारा निरूपित किया जाता है ना। हम क्या मानेंगे कि जो निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने को हम घटना ए, है ना, जो निर्माण कार्य है उसको समय अनुसार पूर्ण होने को हम घटना ए कहेंगे, और हड़ताल होने की, है ना, और जो हड़ताल है, हड़ताल होने को हम घटना बी से निरूपित करेंगे, है ना। ठीक है, अब हमें क्या, हमें ए घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना। क्या करनी है? हमें पी ए ज्ञात करनी है ना। हमें यही करना है ना कि निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और ये घटना क्या है? ये घटना है निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होना, है ना। तो इसकी जो प्रायिकता है वह हमें ज्ञात करनी है। मतलब हमें पी ए मतलब ए घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और हमें क्या क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है कि पी बी कितना है? 0.65। पी बी मतलब बी, देखो बी घटना हमने किसे माना था? बी घटना माना था हड़ताल होने को, है ना। और यहाँ पे क्या दिया है कि किसी व्यक्ति की हड़ताल होने की प्रायिकता कितनी है? 0.65 है ना। हड़ताल होने की प्रायिकता कितनी है? 0.65, है ना। तो हमें क्या ज्ञात है? हमें पी बी ज्ञात है 0.65, है ना। बी घटना की प्रायिकता, है ना, मतलब हड़ताल होने की, है ना, हड़ताल होने की प्रायिकता हमें ज्ञात है कितनी है? 0.65, है ना। मतलब जाना गया है हड़ताल होने की प्रायिकता है कितनी है? 0.65, है ना। और हड़ताल नहीं होने की प्रायिकता कितनी है? अगर हड़ताल होने की है 0.65, है ना, और अगर पता हो कि पूरा जो योग होता है प्रायिकता का वो एक होता है ना, तो हड़ताल होने की अगर है 0.65, तो हड़ताल ना होने की कितनी होगी? है ना, पीवी डैश कितना होगा? 1 - पीवी, है ना, यही होता है ना। पीवी डैश होगा 1 - पीवी। पीवी डैश क्या है? हड़ताल नहीं होने की प्रायिकता। और पीवी क्या है? हड़ताल होने की प्रायिकता, है ना। तो हड़ताल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - पीवी, मतलब 1 - 0.65, है ना। तो हम 0.65 को एक में से माइनस करेंगे, है ना, 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.35 आएगा, है ना, 0.35 आएगा, है ना। तो पी बी डैश मतलब हड़ताल ना होने की प्रायिकता कितनी है? 0.35, और हड़ताल होने की प्रायिकता कितनी है? 0.65, है ना। अब हम क्या निकालेंगे? पी ए बाय बी निकालेंगे, है ना। मतलब ए घटना की प्रायिकता जब हमें पता है कि बी घटना घटित हो चुकी है,
तो वो कितना है 0.32, है ना। यहाँ पे दिया हुआ था कि हड़ताल हड़ताल होने की स्थिति में, है ना, मतलब हड़ताल हो रही है ना, तो हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य के पूरे होने की प्रायिकता कितनी होगी 0.32, है ना। यही ये था कि हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता कितनी है 0.32 है ना। तो पी ए बटा बी क्या है, मतलब ए घटना की प्रायिकता जब बी घटना घटित हो रही है ना, मतलब समय अनुसार निर्माण पूर्ण होने की प्रायिकता जब हमें पता है कि हड़ताल हो रही है ना, मतलब बी घटना घटित हो रही है, तो कितनी है 0.32। और ऐसे ही पी ए बाई बी डैश क्या होगा, है ना, मतलब समय अनुसार निर्माण कार्य पूरे होने की प्रायिकता जब हमें पता है कि हड़ताल नहीं हुई, है ना, उसी को तो हम कहेंगे पी ए बटा बी डैश, इसी को कहेंगे ना कि ए घटना की प्रायिकता जब हमें पता है कि बी डैश घटना हो रही है ना, है ना। तो बी ए बाई बी डैश क्या होगा 0.80 होगा, है ना। यहाँ पे हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि हड़ताल ना होने की स्थिति में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता कितनी है 0.80 है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला पी ए बटा बी है 0.32 और पी ए बटा बी डैश है 0.80, है ना। क्योंकि घटनाएं बी और बी डैश समिष्ट समुच्चय के विभाजन है, इसलिए संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय द्वारा, है ना, देखो हमें पता है बी और बी डैश क्या है, समिष्ट समुच्चय के विभाजन है ना। बी और बी डैश क्या है, देखो जो बी है वह बी डैश नहीं होगा, है ना। तो बी और बी डैश आपस में बिल्कुल अपोजिट है ना, कि बी जो है पी बी वो क्या होता है 1 - पी बी डैश, पी बी डैश क्या होता है वही भी होता है 1 - पी बी, है ना। तो क्योंकि घटनाएं बी और बी डैश समिष्ट समुच्चय के विभाजन है, इसलिए संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय द्वारा, है ना, अब हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या फिर संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगाएंगे, है ना। तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय द्वारा, है ना, क्या होगा पीवी डैश मतलब पीवी डॉट पी ए बटा बी प्लस पीवी डैश, है ना, गुणा में पी ए बाय बी डैश, है ना। तो क्या होगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से क्या पता चला संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से, है ना, क्या है पीवी डॉट, है ना, या फिर गुणनफल पीवी गुणनफल पी ए बटा बी प्लस पी बी डैश गुणा पी ए बाय बी डैश, ठीक है, इतना समझ आया। चलो फिर आगे देखते हैं, है ना। तो ये कितना आएगा, हमें पी बी पता था, है ना, बी घटना की प्रायिकता कितनी है 0.65, तो हमने यहाँ रखी, है ना। पी ए बाई बी की हमें पता है ना, ए बाई बी की प्रायिकता पता है वो कितनी है 0.32, तो हमने गुणा में 0.32 लिया, फिर प्लस आना था तो प्लस, और हमें पी बी डैश की प्रायिकता पता है कितनी है 0.35 है ना, 0.35 गुणा में पी ए बाई बी डैश की प्रायिकता भी हमें पता है वह कितनी है 0.80, है ना। तो हमने इसका भी गुणा किया, है ना, तो इनका जब हमने गुणा किया तो 0.65, है ना, इंटू 0.32 आया 0.208 प्लस 0.35 इंटू 0.8 कितना आया 0.28, इन दोनों का हमने योग किया तो उत्तर आया 0.488, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी समझ आ गया ना, है ना। अतः निर्माण कार्य समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता कितनी है 0.488 है, ठीक है, क्या है 0.488, है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी देखो पहले हमने क्या निकाला बी घटना की प्रायिकता जो हमें दी गई थी, है ना, उससे हमने क्या निकाला पी बी डैश की, है ना, बी डैश की प्रायिकता, है ना, तो वह कितनी आई 1 - पी बी कितना आया 0.35, फिर हमने पी ए बाई बी निकाला, है ना, जो कि प्रश्न में दिया हुआ था कितना है 0.32, फिर हमने पी ए बाई बी डैश देखा जो कि प्रश्न में 0.80 दिया था, फिर हमने बस सीधे से टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या फिर संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय द्वारा, है ना, निकाला, तो वह कितना है पीबी डॉट पी ए बाई बी प्लस पी बी डैश, है ना, गुणा में पी ए बाई बी डैश, है ना। इन सब का मान हमें पता था तो हमने यहाँ पे इन सब का मान रखा और फिर गुणा और योग करके हमारा उत्तर आया 0.488, है ना। अतः निर्माण कार्य समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता 0.488 है। अब हम बेस प्रमेय का प्रकथन करेंगे तथा इसे सिद्ध करेंगे, है ना। अभी उदाहरण देख लिया, अब हम थोड़ा सा बेस थ्योरम का प्रकथन करेंगे और उसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो बेस प्रमेय जिसे हम बेस थ्योरम कहते हैं वह क्या होती है, यदि E1 E2 से लेके डैश 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 En तक, है ना, मतलब E1 E2 E3 E4 E5 से लेके डैश 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 En तक, n का है जो संख्या हम बताएंगे, है ना, यदि E1 E2 डैश 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 En अरिक्त घटना है, क्या है अरिक्त है मतलब रिक्त नहीं है अरिक्त है, ठीक है, यदि E1 E2 डैश डैश En अरिक्त घटनाएं हैं जो कि प्रतिदर्श समष्ट S के विभाजन का निर्माण करती है ना, ये हमने पढ़ा था कि प्रतिदर्श जो S होता है ना,
तो जो घटनाएं होती है ना, उनका अगर हम यूनियन या योग करते हैं तो वह प्रतिदर्श समिष्ट एस बनाती है ना। इसलिए हम इन घटनाओं को E1 E2 डैश 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 En को प्रतिदर्श समिष्ट एस का विभाजन भी कहते हैं, है ना। तो यदि E1 E2 E3 डैश 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 En अरिक्त घटनाएं हैं जो कि प्रतिदर्श समिष्ट एस के विभाजन का निर्माण करती है, अर्थात E1 E2 डैश 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 En युग्मत असंयुक्त है ना। क्या है, E1 E2 जितनी भी घटनाएं हैं E1 E2 E3 से लेके En तक वह क्या है, असंयुक्त है। और इनका अगर हम यूनियन करेंगे, है ना, E1 यूनियन E2 यूनियन डैश 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 यूनियन En, मतलब जितनी भी घटनाएं दी गई हैं जैसे E1 E2 E3 E4 E5 से लेके En तक, इन सब का अगर हम यूनियन या फिर योग करेंगे, है ना, E1 यूनियन E2 यूनियन डैश 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 यूनियन En क्या होगा, प्रतिदर्श S होगा, है ना। क्या होगा, सैंपल स्पेस या फिर प्रतिदर्श S बनाएगा, है ना। और ए कोई ऐसी घटना है ना, ए क्या है, कोई ऐसी घटना है जिसकी प्रायिकता शून्यतर है ना। और हमने क्या माना, ए कोई ऐसी घटना है जिसकी प्रायिकता शून्यतर है, तो Pei/A क्या हो, है ना, ई, है ना, Ei घटना की प्रायिकता, जब हमें पता है कि घटना ए घटित हो चुकी है ना, तो Ei/A की प्रायिकता क्या होगी, Pei, है ना, गुणा में Pa/Ei, है ना। और इसमें पूरा भाग देंगे हम किसका, P सिग्मा J इक्वल्स टू 1 से N तक Pej गुणा Pa/Ej, इसे हम बोलते हैं बेस थ्योरम या फिर, है ना, बेस प्रमेय, है ना। तो यहाँ पे क्या है, Pe/A, है ना। यहाँ आई क्या है, 1 से लेके N तक कोई भी संख्या है ना। मान लो अगर E1 निकालना हो तो आएगा Pe1/A इक्वल्स टू Pe1 गुणा Pa/E1, है ना, और बटे में सिग्मा J इक्वल्स टू 1 to N Pej गुणा Pa/EJ, है ना। मतलब मान लो अगर हमें 3 संख्याएं दी है, देखो आई मान ली हमने कि हमें घटना E1 का निकालना है, ठीक है, तो आई है 1 और J है 1 से लेके 3 तक, है ना। तो क्या होगा, Pe1/A इक्वल्स टू Pe1, है ना, गुणा Pa/E1 बटा, फिर हम इसे 1 से लेके N तक लेके जाएंगे, है ना, तो इनका योग होगा, तो कैसे, Pe1 गुणा Pa/E1 प्लस Pe1 प्लस Pe2 गुणा Pa/E2 प्लस Pe3 गुणा Pa/E3, है ना। तो नीचे जो होगा, ये जो सिग्मा है ना, मतलब इन सब का योग है। मतलब पहले हम जे की जगह 1 रखेंगे, है ना, 2 ये लिखेंगे, फिर हम योग करेंगे, जे की जगह 2 लिखेंगे, है ना, और पूरा ये लिखेंगे, उसके बाद हम जे की जगह 3 लिखेंगे और पूरा ये दोहराएंगे, है ना। तो सिग्मा J इक्वल्स टू 1 से लेके N का मतलब ये है कि हम इन सब का योग करेंगे, जे की अलग अलग मान रखें, ठीक है। तो Pe/E/I/A क्या होगा, Pe/I गुणा Pa/EI, है ना, और भाग में सिग्मा J इक्वल्स टू 1 से N तक Pej गुणा Pa/EJ, है ना, जहाँ पे I क्या है, 1 से लेके N तक कोई भी संख्या है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कितना समझ आ गया। चलो फिर आगे देखते हैं, है ना। उपपत्ति हमें ज्ञात है ना, हम इसकी प्रूविंग देखेंगे। हमें क्या ज्ञात है कि Pe/I/A क्या होता है, P/A∩EI/PA ये होता है ना। ये हमने पढ़ा है ना। देखो जब हमने EF के हिसाब से पढ़ते थे कि Pe/F क्या होगा, मतलब E घटना की प्रायिकता जब F घटना की प्रायिकता दी हुई तो क्या होता था, Pe∩F/PF, है ना। वैसे ही यहाँ पे E की जगह EI है और F की जगह A है, तो Pe/A क्या होगा, Pa∩EI/PA, है ना। इसमें कोई दिक्कत, इतना समझ आ गया है ना। अब हम Pa∩EI को क्या, Pe गुणा Pa/EI भी लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। क्यों, अगर आप देखो Pa/EI क्या होगा, Pa∩EI/PEI है ना। फिर हम Pa∩EI, है ना, इसके नीचे जो PEI है इसे इधर ले जाएंगे, है ना। तो Pa∩EI क्या होगा, PEI गुणनफल में Pa/EI, है ना। ये हमने प्रायिकता के गुणन नियम से लिया, है ना, और Pa का Pa ही बटे में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, PEI गुणा Pa/EI, है ना, और बटा में, है ना, भाग में Pa, ठीक है। तो अब देखो हम PEI गुणा Pa/EI लिखेंगे, और इन पूरे का हम भाग देंगे किससे, सिग्मा J इक्वल्स टू 1 से लेके N Pej गुणा Pa/EJ से, है ना। ये हमने संपूर्ण प्रायिकता थ्योरम से निकाला था कि ये घटना की प्रायिकता क्या होगी, सिग्मा J इक्वल्स टू 1 से लेके N तक Pej गुणा Pa/EJ, है ना, यही होगा ना। तो देखो ये हमारी प्रूविंग हो गई है ना। उत्पत्ति क्या है
कि ई आई घटना की प्रायिकता गुणनफल में ए घटना की प्रायिकता, जब ई आई घटना की प्रायिकता ज्ञात हो, बटे में सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 से n तक, मतलब ये जो संख्या है इसका प्लस 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 योग होगा, है ना, जे की अलग अलग मान के लिए, है ना। क्या होगा, पी ई जे गुणा में पी ए बटा ई जे, ये किसके अंदर है, सिग्मा जी इक्वल्स टू 1 से n तक, है ना। ये कहाँ से लिया हमने, संपूर्ण प्रायिकता के नियम से, है ना, ये हमने पढ़ा है ना संपूर्ण, उसी से हमने ये प्रश्न सॉल्व किया था, है ना, ये प्रश्न हल किया था, है ना। तो यहाँ पे संपूर्ण प्रायिकता के नियम से हमने ये लगाया, तो हमारा बेस थ्योरम कितना आया, पी ई आई गुणा पी ए बटा ई आई भाग में सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 से लेके n तक पी ई जे गुणा पी ए बटा ई जे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, टिप्पणी, बेस प्रमेय के अनुप्रयोग में निम्नलिखित शब्दावली का उपयोग करते हैं, है ना। जो हम बेस प्रमेय या फिर बेस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, है ना, तो हम कुछ निम्नलिखित शब्दावली का उपयोग करते हैं, है ना। जैसे घटना E1 E2 से लेके En तक, है ना, जैसे E1 E2 E3 से लेके En तक, जहां तक, है ना, E1 E2 जस्ट En की परिकल्पना है, जैसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, है ना। तो EI की प्रायिकता को परिकल्पना EI की पूर्वीकालीन प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो घटना है E1 से लेके En तक, इसे हम EI से निरूपित करते हैं। तो जो EI की प्रायिकता है ना, EI प्रायिकता को, है ना, वो परिकल्पना EI की पूर्वकालीन प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वकालीन प्रायिकता कहते हैं। और सप्रतिबंध प्रायिकता, है ना, सप्रतिबंध प्रायिकता PEI को परिकल्पना EI की उत्तरकालीन प्रायिकता कहते हैं, है ना। ऐसे ही सप्रतिबंध, है ना, क्या, सप्रतिबंध प्रायिकता PEI को परिकल्पना EI की उत्तरकालीन प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया ना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। बेस प्रमेय को कारणों की प्रायिकता का सूत्र भी कहा जाता है ना। बेस प्रमेय को क्या, कारणों की प्रायिकता का सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि EI प्रतिदर्श समष्ट S के एक विभाजन का निर्माण करते हैं। क्या, जो EI है वह प्रतिदर्श समष्ट S के एक विभाजन का निर्माण करते हैं, इसलिए घटनाएं EI में से एक समय में एक और केवल एक ही घटित होती है ना। इसलिए क्या, कि जितनी भी घटनाएं दी होती हैं E1 E2 E3, इनमें से एक समय पे केवल एक ही घटना घटित होती है, अर्थात EI में से केवल एक ही घटना घटती है और एक से अधिक नहीं घट सकती। ठीक है, एक से अधिक घटे नहीं सकती। अतः उपरोक्त सूत्र, है ना, उपरोक्त सूत्र हमें किसी विशेष EI अर्थात एक कारण की प्रायिकता देता है ना। जो हमने सूत्र निकाला बेस थ्योरम का, है ना, बेस प्रमेय का, वह हमें, है ना, वह हमें एक कारण की प्रायिकता देता है, जबकि घटना ए का घटित होना दिया गया हो, है ना, जबकि घटना ए का घटित होना दिया गया हो। बेस प्रमेय की विविध परिस्थितियों में उपयोगिता है ना, बेस प्रमेय है, इसकी विविध, है ना, परिस्थितियों में उपयोगिता है। इनमें से कुछ को हम निम्नलिखित, अब जो हम उदाहरण, है ना, अगले भाग में जो हम उदाहरण देखेंगे उससे समझेंगे। ठीक है, तो बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। आज हमने क्या पढ़ा, उदाहरण नंबर 15, है ना, उसके बाद हमने टिप्पणी पर चर्चा की, है ना। बाकी अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 16 पढ़ेंगे, उसके बाद उदाहरण नंबर 17 पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग में।